कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ रास्ते पर क्या कर रही हो? सम्राट नाम का एक 27 साल का हैंडसम सा सर्जन डॉक्टर अंधेरी रात में एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे एक गुलाबी सूट पहनी हुई बेहद सुंदर लड़की बीच सड़क पर खड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही सम्राट ने कार रोक दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो लड़की जंगल की तरफ जाने लगी। सम्राट ने तुरंत उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने सम्राट की एक न सुनी और वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ गई। ये देखकर सम्राट बेचैन हो उठा और कार से उतरकर उस लड़की के पीछे जाते हुए जोर से चिल्लाया, ए लड़की, रुको! तुम इस जंगल में कहां जा रही हो? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। हेलो, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूं? सम्राट उस लड़की की तरफ बढ़ते जा रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सम्राट को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। भाई, तू पागल हो गया क्या? इतनी रात को जंगल के बीच किसी अनजान लड़की के पीछे क्यों जा रहा है? कहीं वो भूत या आत्मा निकली तो? चल भाई, चुपचाप से घर चल ले। ये था सम्राट का दोस्त युवराज, जो कि पेशे से एक साइकेट्रिस्ट था और उसी हॉस्पिटल में वर्किंग था जहां पर सम्राट काम करता था। युवराज के मुंह से भूत प्रेत की बात सुनकर सम्राट झल्ला गया और उसे डॉक्टर होने का फर्ज याद दिलाने लगा और अगले ही पल उस लड़की को बचाने निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद सम्राट ने देखा कि वो लड़की कुएं में कूदकर अपनी जान देने ही वाली है और उसने तेजी से लड़की की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि वो लड़की अपना बैलेंस खो बैठी और सीधा सम्राट को साथ लेकर जमीन पर जा गिरी। वहीं अगले ही पल सम्राट ने देखा कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है। सम्राट तुरंत उठा और लड़की को गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। इस पूरे टाइम में सम्राट का ध्यान उस लड़की की खूबसूरती पर ही टिका हुआ था। लेकिन तभी उसे एक बार फिर से युवराज की आवाज सुनाई दी, अबे कौन है ये लड़की और तू इसे अपने साथ कहां लेकर जा रहा है? मुझे क्या पता कौन है, कुएं में कूदने जा रही थी, मैंने बचा लिया, लेकिन ये बेहोश हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता इतनी रात को ये जंगल में अकेले कर क्या रही थी? सम्राट ने झल्लाकर मेन रोड की तरफ जाते हुए कहा और युवराज भी फोन की लाइट जलाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन उन दोनों के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब मेन रोड पर आकर उन्हें अपनी गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। काफी देर तक ढूंढते रहने के बाद युवराज थक हार कर हाँफते हुए बोला, यार गाड़ी तो हमने यहीं कहीं खड़ी की थी, तो अब कहाँ चली गई? मैं तो गाड़ी की हेडलाइट भी जला कर आया था। दोनों पक्के रास्ते पर आ चुके थे, लेकिन गाड़ी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और साथ ही सम्राट को इस अंधेरी रात में अपने घर जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था, जिससे इरिटेट होकर युवराज सम्राट पर गुस्सा करने लगा। आखिर अचानक से कहां गायब हो गई थी सम्राट की कार? ये जानने के लिए हमें बढ़ना होगा कहानी में थोड़ा आगे, जहां सम्राट और युवराज अब भी घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई और युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दानव या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर खड़ा हो। उन दोनों ने झटके से पीछे पलट कर देखा तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे देखते ही युवराज के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उभर आए। वहीं सम्राट ने गुस्से में सवालों की बारिश करते हुए कहा, सक्षम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात को? और तुम हवेली से बाहर कैसे आए हैं? तुमने दादाजी से पूछा? सक्षम सम्राट के चाचू का इकलौता बेटा था, जो यूं तो केवल 5 साल का था, लेकिन उसकी हरकतें किसी भी एंगल से छोटे बच्चे वाली नहीं थी। सम्राट के चाचा और चाची की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, लेकिन कैसे हुई ये सम्राट के दादाजी रणधीर सिंह राणा के अलावा किसी को पता नहीं था। वहीं सम्राट के सवाल का सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी बाहों में बेहोश पड़ी हुई लड़की को घूर कर देखते हुए बोला, क्यों बचाया तुमने इस लड़की को? इसे आज नहीं तो कल मरना ही है, क्योंकि इसके नसीब में मौत लिख दी गई है। फिर तुम क्या, कोई इसे बचा नहीं पाएगा। सक्षम की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर सम्राट को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर उसने सब कुछ इग्नोर करते हुए सक्षम से घर वापस जाने का रास्ता पूछ लिया और सक्षम भी बिना कुछ कहे उन दोनों को घर की तरफ लेकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो चारों घर पहुंचे तो उसके दादी ने लड़की को देखते ही पहचान लिया और रणधीर सिंह राणा से बोली, सम्राट के दादाजी, ये लड़की तो मुझे गांव में रहने वाले कुमार हरिया की बेटी श्रेष्ठा लग रही है। बेटा सम्राट, ये तुम्हें कहां मिल गई? अपनी दादी का सवाल सुनते ही सम्राट ने उन्हें पूरी बात बता दी
जिसे सुनते ही उसके दादाजी ने इस लड़की को अभी के अभी उसके घर पहुंचाकर आने का ऑर्डर दे दिया। सम्राट दादाजी की बात मानकर युवराज के साथ श्रेष्ठा को उसके घर छोड़ने चला गया। वहीं दूसरी तरफ हवेली में दादाजी बेबस नजरों से सक्षम को देखे जा रहे थे और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, सक्षम, तुम इतनी रात को बाहर क्यों गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब तुम जंगल की तरफ नहीं जाओगे। मैं शिकार करने गया था रणधीर सिंह राणा। मेरा जब मन करेगा मैं शिकार करने जंगल जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर नहीं बल्कि सम्राट पर ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें जितना पता है मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। इतना कहते ही सक्षम वहां से चला गया और उसके जाते ही दादा दादी दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं दूसरी तरफ सम्राट और युवराज भी थोड़े ही देर में हवेली वापस आ गए, लेकिन युवराज के दिमाग में अब भी सिर्फ और सिर्फ सक्षम की ही अजीबोगरीब बातें घूमे जा रही थी। क्या है सक्षम की असलियत और कैसे उठाएगा युवराज उसके राज से पर्दा, ये जानने के लिए चलते हैं अगली सुबह की ओर। सम्राट सफेद धोती कुर्ता पहने पूजा में बैठा हुआ था और उसके सामने महापुरोहित जी अपने 5 शिष्यों के साथ लगातार मंत्र बोले जा रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने ध्यान दिया कि सम्राट का मन पूजा से भटक रहा है और यही वजह थी कि हर महीने ये पूजा करने के बाद भी सम्राट को इसका कोई खास फल नहीं मिल पा रहा था। सम्राट की समस्या का हल सोचते हुए महापुरोहित जी मन ही मन बोले, रणधीर सिंह को जल्द से जल्द सम्राट की शादी उस लड़की से कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो लड़की सम्राट के साथ यज्ञ में शामिल नहीं होगी तब तक सम्राट की जान बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं पूजा संपन्न होते ही इस बारे में रणधीर सिंह से बात करता हूँ। महापुरोहित जी ने मन ही मन ये बातें सोची, लेकिन तभी इस पूजा में तरह तरह की अड़चनें आने लगी। कभी कोई काली बिल्ली इस हवन को रोकने के लिए यहाँ आ रही थी, तो कभी मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़े एक कुत्ता हवन कुंड की तरफ आ रहा था। लेकिन महापुरोहित जी के शिष्यों ने बारी बारी से सारी मुश्किलों को दूर कर दिया और 4-5 घंटे चलने वाले इस हवन को समाप्ति की तरफ ले गए। वहीं दूसरी तरफ युवराज अब भी हैरान था कि आखिर घर में चल रही इतनी बड़ी पूजा में सक्षम क्यों शामिल नहीं हुआ, और इसी बात का पता लगाने के लिए उसने सक्षम को घर के हर कोने में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सक्षम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वहीं पूजा अब खत्म हो चुकी थी और सम्राट बहुत बुरी तरह से थक के अपने कमरे में जाकर सो गया था। तभी महापुरोहित जी भी रणधीर सिंह राणा को जल्द से जल्द सम्राट की शादी उस श्रेष्ठा नाम की लड़की से करने को कहकर वहां से चले गए। और तभी युवराज ने देखा कि दादाजी हॉल में अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे। ये मौका पाते ही युवराज दादाजी से सक्षम के बारे में पूछने उनके पास चला गया। दादाजी, सक्षम कहाँ है और वो इस पूजा में क्यों नहीं बैठा? दादाजी ने युवराज के सिर पर हाथ रखा और सोफे से उठते हुए बोले, युवराज, तुम इन सब से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी हवेली में जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडराने लगे। इतना कहते ही रणधीर सिंह राणा वहां से जाने लगे तो युवराज ने उन्हें टोकते हुए कहा, कैसा खतरा दादाजी, मुझे बताइए। मैं सम्राट नहीं हूं जो आत्मा और भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो आए दिन ऐसे लोगों से मिलता रहता हूं जिनकी जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है। क्या सक्षम के साथ भी ऐसा ही कुछ है? मुझसे खुलकर बात कीजिए दादाजी, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। दादाजी ने कुछ सोचकर एक नजर युवराज को देखा और फिर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोले, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता युवराज, कोई भी नहीं। अब मैं तो बस जब तक जिंदा हूं अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहता हूं। ये कहते हुए रणधीर सिंह राणा वहां से जा चुके थे, लेकिन युवराज के दिमाग से अब भी सक्षम की गुत्थी निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसी के बारे में सोचकर युवराज का सिर दर्द होने लगा। इसलिए शाम के वक्त वो थोड़ी खुली हवा खाने के लिए हवेली की छत पर चला गया। लेकिन वहां पहुंचते ही युवराज को कुछ ऐसी चीज दिख गई जिसकी वजह से उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसा क्या देख लिया था युवराज ने हवेली की छत पर? वहीं रात 8 बजे। सम्राट बेटे, चल जल्दी से उठ जा, हमारी पार्टी का टाइम हो गया है। क्या दादाजी, हर बार इस पूजा के बाद ही आपको मेरे साथ पार्टी क्यों करनी होती है? सम्राट ने इरिटेट होते हुए सवाल किया, लेकिन रणधीर सिंह राणा उसे यहां वहां की बातों में उलझाए रहे।
और फिर कुछ ही देर बाद दोनों दादा पोते जंगल के बीच जा पहुंचे, जहां उन्होंने बात करते हुए ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे टाइम पर भी सम्राट ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके दादाजी तो ड्रिंक कर ही नहीं रहे थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए रणधीर सिंह राणा ने सम्राट की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे पीते ही सम्राट कुछ ही देर में बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। वहीं सम्राट के बेहोश होते ही दादाजी की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। लेकिन तभी दादाजी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया और उन्हें महापुरोहित जी की आवाज सुनाई दी। रणधीर सिंह, अब तक तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, देखना भगवान एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी ने अपना एक हाथ उनके हाथ पर रखा और फूट फूट कर रोने लगे। वहीं महापुरोहित जी ने अपने 5 शिष्यों के साथ एक बार फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। वहीं पास के गांव में ही हरिया और उसकी बीवी भी अपनी बेटी श्रेष्ठा को आज की रात सोने नहीं दे रहे थे और जबरदस्ती उसे हर महीने की तरह आज अमावस्या की रात भी पूजा पाठ करने के लिए अपने साथ बिठाए हुए थे। अगली सुबह सम्राट की नींद करीब 10 बजे हवेली में अपने ही कमरे में खुली। उसके शरीर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो सीधा जाकर गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़े हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी में लगे निशानों को ध्यान से देखते हुए बोला, दादाजी के साथ चला तो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अगले दिन मेरे शरीर में इतनी चोट के निशान दिखते हैं। अब उनसे पूछूंगा तो कहेंगे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, या कह देंगे कि तू गिर गया था और मैं संभाल नहीं पाया। आखिर क्या हुआ था पिछली रात सम्राट के साथ और कैसे जुड़े हैं उसके तार श्रेष्ठा के साथ, जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनते रहें हमारी लेटेस्ट कहानी श्रापित इश्क। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।